गाड़ी जाने अनजाने रस्तों से होती हुई अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर कमाल ज़ब्त से मैं उन्हें रुखसारों पर बह जाने से रोके हुए थी। बीती हुई जिंदगी का एक एक पन्ना किसी फिल्म की रील की तरह मेरी निगाहों के सामने चल रहा था। न जाने कितने रूप बदलती है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। कभी खुशियों की फुहार में भिगो देती है और कभी दुखों से दिल में पैदा हो जाने वाले गमों के दर्द से रुला देती है। मुझे चाहा गया था और बहुत शिद्दत से चाहा गया था। मैंने मोहब्बत के हर रूप को महसूस किया था। न सिर्फ महसूस किया था बल्कि मोहब्बत के हर रूप में मोहब्बत को खुद पर निछावर होते हुए देखा भी था। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और चारों भाइयों ने भी मेरे खूब नाक नखरे उठाए थे। मुझे जो चीज़ चाहिए होती थी वो मेरे लिए उसी वक्त हाजिर करते थे, चाहे दिन हो या रात। बस बात मेरे मुंह से निकलने की देर होती थी। माँ बाप की तो मुझ में जान अटकी रहती थी। माँ वही चीज़ बनाती थी जिसकी मैं फरमाइश करती थी, और अब्बा जब भी घर में कोई फल या खाने पीने की चीज़ लाते तो सबसे पहले मुझे ही कहते कि अपनी पसंद की चीज़ ले लो और जितनी चाहे ले लो। ज़रा सा स्कूल से लेट होती तो सबकी जान पर बनाती थी। मैं बीमार होती थी तो अम्मा अब्बा के साथ साथ चारों भाई भी मेरी चारपाई से लगे बैठे रहते थे। जब तक मुझे मुकम्मल आराम नहीं आ जाता था, कोई मेरे पास से हिलता तक नहीं था। कोई दवा खिलाने की कोशिश करता तो कोई जूस लिए खड़ा रहता, कोई मनपसंद मिठाई ले आता तो कोई फल और खुश्क मेवाजात। मैं कभी कभी इतनी ढेर सारी मोहब्बतों से उकताने लगती थी, मुझे खुद भी यूं हथेली का छाला बने रहने की ख्वाहिश नहीं थी, मगर इतनी पुरखलूस मोहब्बतों से किसी सूरत फरार भी नहीं चाहती थी। मैट्रिक के बाद मैं आगे पढ़ना चाहती थी, मगर कॉलेज शहर में था और गांव की कोई भी लड़की तब तक कॉलेज नहीं जाती थी। सो अम्मा भी मुझे इतना दूर के लिए पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहती थी। अम्मा ने घर में ही मुझे सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दी और मैं ये सब बहुत दिल लगाकर सीख भी रही थी। मेरे लिए गांव के और ख़ानदान के अच्छे से अच्छे लड़कों के रिश्ते आए, मगर अब्बा ने अपने बचपन के दोस्त चाचा कादिर के बेटे के लिए हाँ कह दी। आसिफ अपने माँ बाप का इकलौता और वाहिद सहारा था। आज आसिफ मुझे भी दिल से पसंद था और कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए ऐसा ही जज्बा रखता था। तभी तो उसने माँ बाप को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजा था, और अब्बा ने भी बिना एतराज़ किए ख़ानदान के कई करीबी लोगों की नाराज़गी मूल लेकर चाचा कादिर को हाँ बोली थी। रिश्ता तय हो जाने के 6 माह बाद ही आसिफ की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। मैं बचपन से ही तुम्हें चाहता हूँ आरफा, तब से जब ना तो मोहब्बत नामी लफ्ज़ से आशना था और ना ही उसके मफ़हूम से। बस तेरे साथ खेलना और बातें करना मुझे पसंद था। जब तक हम नाबालिग थे किसी को भी हमारी बातचीत से कोई मसला न था, मगर जैसे ही हमारे कदम जवानी के पहले जीने पे आए तुम भी मोहतात हो गई, मैं भी। कई बार सोचा कि किसी के ज़रिए दिल की बात तुम तक पहुंचाऊं, मगर तेरी बदनामी न हो ये सोचकर हमेशा दिल की उस ख्वाहिश के आगे बंद बांध लिए। वो मेरे हाथों को नरमी से थामे मुझे अपने दिल के अहवाल सुना रहा था। मेरे भी तुम्हारे लिए ऐसे ही जज्बात हैं आसिफ। मैं भी तुम्हें तभी से चाहती हूँ जब मोहब्बत और उसकी हकीकत से नाआशना थी। बचपन गुजरा और जवानी आई तो तुमसे जो बिला झिझक मुलाकात और बात हो जाती थी उससे खुद भी कतराने लगी थी। जब मेरे दिल पे तुम्हारे मोहब्बत आया हुई तो हर नमाज और नफिल में तुम्हें खुदा से मांगने लगी। मैं जिस मज़ार पर गई बस एक तुम्हें मांगा। मैंने नज़रें झुकाए उसे पा लेने के मुआवजे से पर्दा हटाया। हम दोनों को एक होना ही था आरफा। खुदा ने हमें एक दूसरे के लिए ही खल्क किया था। खुदा का शुक्र है कि उसने बिना किसी आजमाइश के हमें एक दूसरे का कर दिया, वरना मोहब्बत चंद खुश नसीबों को ही बिना ख्वार किए हासिल होती है। हम एक दूसरे का साथ पाके मोहब्बत के इस मुआवजे के हो जाने पे तह दिल से खुदा के शुक्रगुजार थे। घर वालों की तरह ससुराल में भी मुझे पेली का छाला बना के रखा गया। जब तक चाचा कादिर और चची सुषमा जिंदा रहे मुझे माँ बाप की कमी महसूस न हुई। मुझे दो वालिदैन का प्यार एक वक्त पर मुयस्सर रहा। शादी के 2 माह बाद ही जब मैं उम्मीद से हो गई तो चची ने 9 माह तक मुझे हाथ से कोई काम न करने दिया। वो किसी छोटी बच्ची की तरह मेरी देखभाल करती रही। अम्मा अब्बा अलग से मेरे नखरे उठा रहे थे और मेरे चारों भाई दुनिया जहान की हर नेमत मुझ पर निछावर कर रहे थे। रोज़ाना ही सदका व खैरात दोनों घरों का हर फर्द दे रहा था। आसिफ भी जी जान से मेरी नाज बरादरियों में लगा हुआ था। इतनी मोहब्बतें एक साथ पाकर दिल की गहराइयों से खुदा की शुक्रगुजार थी, और खुदा ने साथ पाक से खुदा के गुजार थी, और खुदा ने भी अपनी रहमत और बरकत में मेरे शामिल हाल रखा।
मैंने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया तो दोनों खानदानों में मेरी कद्र व मंजिलत में और भी इजाफा हो गया। फिर तो मुझे खुद भी यही महसूस होने लगा था कि जैसे कैसे अमन व अमा के मुल्क की मलका बन गई थी। वक्त सदा एक सा नहीं रहता, उसकी फितरत में बदलना होता है और वो बदल ही जाता है। हम लाख चाहें मोहब्बतों का मौसम एक जगह थम जाए, हमारी जिंदगियों में हमेशा के लिए ठहर जाए, मगर मौसमों की तो बस यही फितरत है, वक्त के बहते धारे के साथ साथ बदलते रहते हैं। कभी कभार बहार का रंगों सजा और खुशबुओं से महल का मौसम होता है, तो कभी खुश्क पत्तों की तरह अंदर बदर उड़ाता और बिखराता खिज़ां का मौसम, और कभी सावन का रिमझिम बरसता मौसम, सावन की बारिशों में भीगते आंसू बहाने का मौसम। मुझे भी मौसम पसंद थे, मगर फिर मेरी जिंदगी में सावन का मौसम जैसे ठहर सा गया था। फर्क सिर्फ इतना सा था कि उस मौसम में बरसात बादलों के बजाय मेरी आंखों से होती थी। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी और न ही ये पूछने की जरूरत थी कि मेरी आंखों से ये बरसात क्यों जारी रहती है। 2 बच्चों और वो भी 2 बेटों की एक साथ मां बनकर मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। मेरी कद्र कीमत में और भी इजाफा हो गया था। मैं खुद को सचमुच की महारानी तस्वर करने गई थी। एक तरफ अम्मा अब्बा और मेरे 4 भाइयों की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ आसिफ और चाची की बेतहाशा मोहब्बत में उन मोहब्बतों की बुरी आदी हो चुकी थी। उनमें से अगर कोई एक फर्द भी मेरे सामने न होता तो मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगता था। मगर आप चाहे जितना किसी की आदी हो जाएं, कानून कुदरत नहीं बदल सकता। जिंदगी के इन 5 सालों ने जहां मुझे 2 बार मां बनने का शर्फ बख्शा था, वहीं मेरे जान से अजीज वालिदैन को भी मुझसे जुदा कर गया था। उन 5 सालों के अंदर अंदर यके बाद दीगरे अम्मा बाबा के साथ साथ चाची भी खाले की हकीकी से जा मिले। मौत जैसी बेरहम और जमा हकीकत के सामने सिवाय सब्र करने के कोई चारा नहीं होता, सो मैंने भी सब्र का कड़वा घोंट पी लिया था। मेरे 4 भाइयों ने तब मेरे सर पर शफकत से हाथ रखकर कहा था कि जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे, मगर जल्द ही अपने हिस्से की ज़मीनें बेचकर शहर शिफ्ट हो गए। पहले पहल हर ईद और खुशी के मौका पर आते जाते रहे, फिर महीनों और हफ्तों बाद मिलने लगे। रफ्ता रफ्ता बात सालों तक पहुंच गई। पहले पहले मिलने पर गिला शिकवा कर लेती थी, फिर ये भी करना छोड़ दिया। उनका अपना घर और फैमिली थी। मैंने भी अम्मा अब्बा और चाचा चाची के बाद बिछड़ जाने वालों के गम पर सब्र करना सीख लिया था। आसिफ और मैं भी अपने 3 बेटों और 2 बेटियों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम दोनों भी बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए गांव को खैराबाद कह के शहर आके आबाद हो गए थे। आसिफ महकमा डाक में क्लर्क थे। आसिफ के गांव में आबाई ज़मीनें भी थीं, जिससे हर महीने अच्छी खासी आमदनी आ जाती थी। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हम अपनी छोटी सी जन्नत में बेहद खुश थे। बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे थे। बड़े दोनों बच्चों ने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। एक की ख्वाहिश डॉक्टर बनने की थी तो दूसरे का रुझान इंजीनियरिंग की तरफ। हमने उनकी तालीम की राह चुनने का फैसला उन्हीं की तरफ छोड़ दिया था। मैं और आसिफ बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर दिल से मुतमईन थे। आसिफ अच्छे बाप और अच्छे शोहर होने के तमाम फ़राइज़ बखूबी निभा रहे थे। हमारी राहत और सुकून के लिए उन्होंने अपना आराम और सुकून त्याग दिया। वो कहते थे जब बड़े दोनों बच्चे अपने अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे तो वो सब काम छोड़कर घर बैठ जाएंगे, फिर छोटे बच्चों की पढ़ाई जाने और उनके बड़े भाई जाने। मगर कुदरत को उनका आराम जल्द ही मंजूर था। अभी बड़े दोनों बच्चे डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के 3रे साल में थे कि ऑफिस जाते हुए आसिफ का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना शदीद था कि वो जान भर न हो सके। हम सब पर क़यामत टूट पड़ी थी। मोहब्बत करने वाले शोहर को खोकर मैं बिखर गई थी। वहीं बच्चे शफीक बाप के साए से महरूम होकर बेहद उदास और डिस्टर्ब रहने लगे थे। ज़िंदगी आगे बढ़ानी थी सो मुझे हौसला करना पड़ा। धीरे धीरे ज़िंदगी अपनी डगर पर रवां हो गई। आसिफ बैंक में इतना पैसा छोड़ गए थे कि बच्चों की तालीम आसानी से मुकम्मल हो सकती थी। आसिफ के ऑफिस से जो रकम मिली थी वो मैंने बेटियों की शादी के लिए रख दी थी और आसिफ की आबाई के लिए दी की ज़मीन से भी आमदनी मिल जाती थी। ज़िंदगी में अब भी सब कुछ था, मगर आसिफ की कमी को हर सांस के साथ हम सब महसूस करते थे। ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ गई थी जब एहसन और अजहर ने अपनी अपनी फील्ड ज्वाइन की थी। दोनों लड़कियों ने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और खुदा के फजल से उनके रिश्ते अच्छी जगहों पर तय पा गए थे।
और सबसे छोटा बेटा सेकेंड ईयर में था। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज था। मैं दिल से मुतमईन थी, मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, उसकी फितरत में बदलना होता है। मैंने दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से की। एहसन और अजहर ने अपनी अपनी क्लास फेलोज़ को जीवन साथी चुना था, सो मैंने भी उनकी राह में दीवार बनने की कोशिश नहीं की। उनकी शादियां वहीं की जहां उन्होंने चाहा। सबसे छोटा हारिस आला तालीम के लिए इंग्लैंड जाना चाहता था, सो दोनों बड़े भाइयों ने उसकी ख्वाहिश को अमली जामा पहना दिया। हारिस की जुदाई का गम मुश्किल से ही सह गई। बेटियां अपने अपने घरों में मसरूफ़ हो गईं, तो बेटे अपनी अपनी ज़िंदगियों और बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो गए। फिर कुछ अरसे बाद हारिस ने इतला दी कि उसने अपनी एक अंग्रेज़ क्लास फेलो से शादी कर ली है। दिल कबर एक भारी पत्थर आ गिरा था, यानी वो अब वहाँ परदेसी नहीं रहा था। वक्त की फितरत में बदलना है, मगर वो इस तरह बदलेगा मैंने भी सोचा नहीं था। मैं 5 बच्चों के होते हुए भी जैसे बे औलाद थी। दिल की वीरानी और तन्हाई से घबरा कर अपनी एक फ्रेंड के सिलाई सेंटर जाने लगी। वहाँ से घर आती तो बहुएं अपने अपने कामों में मसरूफ़ होती और बेटे आते तो सीधा अपनी बीवी बच्चों के पास चले जाते। बेटियों को ख्याल आता तो कॉल कर लेती थी, नहीं तो वो मेरी कॉल सुनने का भी टाइम नहीं होता था। मैं खुद को एक ऐसी चीज़ समझने लगी थी जिसे मेरे बच्चे कहीं रख कर भूल चुके थे। बिलाखिर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं उनसे हतमी बात करना चाहती थी। जी अम्मी बोलिए, क्यों बुलाया था आपने? एहसन ने काफ़ी इजलत में कहा। आज तो इतवार है बेटा, छुट्टी होती है तुम्हारी। मैंने उसकी इजलत पर खफा होते हुए कहा, अम्मी आसिया को लेने जाना है, कल से मैके गई हुई है, वहाँ से उसे लेकर शॉपिंग के लिए जाना। कितना अरसा हुआ तुम्हें माँ से ये पूछे कि आपको कुछ लेना है पहनने ओढ़ने के लिए? मैंने कदरे खफगी से कहा, आपको चाहिए बता दीजिए, लेता आऊँगा। अम्मी इन फजूल बातों को छोड़िए, बात जो करनी है वो कहिए। अजहर भी एहसन से कम इजलत में नहीं था, उसे भी बीवी बच्चों को आउटिंग पर ले जाना था छुट्टी के दिन। हाँ अम्मी कहिए जो कहना है, फिर मुझे घर जाना। राशिद के कुछ दोस्त आ रहे हैं, दावत पे तैयारी करनी है जाकर, और मुझे भी बहुत जल्दी है। अहमद इंतज़ार कर रहे हैं, उनके एक दोस्त की अयादत के लिए जाना है। आमना के बाद रिहाना ने भी बात जल्द ख़त्म करने का इशारा दे दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बाप को तो उसकी मौत के बाद कब्र में उतारा था तुम लोगों ने, लेकिन मुझे क्यों जिंदा दरगोर कर दिया है तुम लोगों ने? अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो गए हो कि बूढ़ी माँ को भूल ही गए हो। मैंने निहायत करबामेज़ लहजे में कहा, अम्मी हम आपको भूले नहीं, मगर ये भी सच है कि ज़िंदगी इस कदर मसरूफ़ हो गई है कि अपने लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो गया है। बाकी तीनों ने भी उसकी बात की तायद की। आपका शिकवा बजा सही अम्मी, क्या किया जाए, वक्त दौड़ता चला जा रहा है और उसके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला ही कामयाब होता है। सही कहते हो तुम लोग, मैं एक अकेली जान होकर तुम पांचों और घर एक साथ संभाल लेती थी, मगर तुम लोग मुझ अकेली को तन्हाइयों के अजियतनाक गड्ढे में मिलकर धकेल रहे हो। मैं ये कहकर रुकी नहीं, अपने रूम में आ गई। मेरी बात का पता नहीं उन पर असर भी हुआ था कि नहीं, मैं नहीं जानती। शायद हालात को मद्देनज़र रखते हुए मेरा फैसला दुरुस्त था। जब बच्चों के पास मुझे देने के लिए वक्त नहीं था और ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए एक सिलाई सेंटर जाती, मगर अब थकावट होने लगती थी और जाने आने से दिल भी औब चुका था। सो जाना छोड़ दिया और घर में तन्हाई और भी जान को अजाब बना रही थी। औलाद के आसपास रहते हुए भी मैं तन्हाई का शिकार थी। उस ख्याल के आते ही उस पर अमल पैरा होने का फ़ैसला कर लिया था। फ़ैसला गलत था, दुरुस्त इसका फ़ैसला वक्त ही कर सकता था। ऑटो को ब्रेक लगने के साथ ही ख्यालात की दुनिया को भी ब्रेक लग गई थी। अब सामने हकीकत थी, अपना माजी और हाल कहीं बहुत पीछे छोड़ आई थी। ऑटो वाले को किराया देकर मैं उस बिल्डिंग के वसी गेट को देखने लगी, जिसके पीछे मेरे जैसी और भी कई क़याम पजीर थी। दिल के जलते आलाओं को बुझाने के लिए आंसू ज़ब्त के तमाम बंद तोड़कर मेरी आंखों के किनारों से बाहर छलक पड़े। दिल के जलते फफोले और भी बिलबिला उठे, जिन पर मुझे मान था उनके पास ना तो मुझे देने के लिए वक्त और ना ही मेरी कोई ज़रूरत। पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी महसूस करने के लिए भी उनके पास वक्त होगा या नहीं। मोहब्बतों में पलने वाली के लिए ना तो अब भाइयों के पास जगह थी, ना बेटों के पास। अब यही मेरी मंजिल थी और शायद आखिरी सांस तक यही जायज़ सकूनत भी। मैंने दोनों हथेलियों से आंखों को रगड़ कर साफ किया और तेज़ कदमों से ऐदी होम का
आहिनी गेट अबूर कर गई। इस तरह की मोरल, इमोशनल और बोल्ड नावल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।